हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीएल में। दोस्तों आज हम फिर से बायोलॉजी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने देखो पिछले वीडियो में पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा था और हमने कहाँ छोड़ा था? हमने छोड़ा था किडनी में, यानी किडनी तक, यानी किडनी को कहा जाता है वृक्क। यानी जो हमने देखा था कि हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? मुख्य उत्सर्जी अंग है वो है हमारा किडनी यानी किडनी हमारा मुख्य उत्सर्जी है। और यदि बात करें दोस्तों किडनी के यदि दोस्तों बात करें किडनी के कार्यात्मक वो है सृजनात्मक। किडनी के कार्यात्मक और सृजनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको कहा जाता है नेफ्रॉन। यानी किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो कौन सी है? वो है नेफ्रॉन। यानी किडनी की जो किडनी के जो बेसिक कार्य होते हैं वो किस में होते हैं? जो किडनी के कार्य संपन्न होते हैं वो नेफ्रॉन के द्वारा होते हैं। यानी जो किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है वो क्या है? नेफ्रॉन। यानी हमने नेफ्रॉन तक हम पिछले वीडियो में हमने देख लिया था। तो दोस्तों हमने देखा था नेफ्रॉन, है ना? नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन का हमने देखा था क्या क्या कार्य है, यानी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन के कार्य क्या है। तो दोस्तों पहला नेफ्रॉन का कार्य था वो था छानना। यानी नेफ्रॉन का कार्य क्या था? फिल्ट्रेशन, है ना? फिल्ट्रेशन या पृथक्करण या छानना, ये था नेफ्रॉन का कार्य। तो देखो इसमें दोस्तों हमने देखा था कि जब हम छानते हैं तो देखो जब हम सपोज करो हम चाय को छानते हैं तो चाय को क्यों छानते हैं? क्योंकि अशुद्धियों को अलग करने के लिए, यानी अशुद्धियों को अलग करने के लिए हम एक तो छलनी का प्रयोग करते हैं। और जिस बर्तन में जो शुद्ध पदार्थ लेते हैं तो उसमें वो किस में लेते हैं? तो देखो जैसे हम चाय लेते हैं तो देखो चाय को छलनी द्वारा छानते हैं और जो चाय को फिर उसके बाद में कप में डाल लेते हैं। तो उसी प्रकार की इसमें दो संरचनाएं होती हैं। देखो हमारी किडनी में दो प्रकार की संरचनाएं होती है। एक तो होती है छलनी टाइप में, है ना? छलनी टाइप में उनको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। यानी जो छलनी टाइप में होगी वो होगी ग्लोमेरुलस। और जो कप टाइप में होगा, जो कप टाइप में संरचना होगी वो होगा हमारा बोमेन, जिसको बोमेन संपुट भी बोला जाता है, यानी बोमेन संपुट। इन दोस्तों हमने देखा था कि नेफ्रॉन का पहला कार्य था कि छानना, यानी छानना। तो छानने में देखो एक तो छलनी का प्रयोग करते हैं, एक कप का। तो छलनी के रूप में किसका प्रयोग होगा? छलनी के रूप में होगा ग्लोमेरुलस का, और कप के रूप में होगा हमारा बोमेन संपुट का। और अगला दोस्तों देखो नेफ्रॉन का कार्य था वो था, देखो नेफ्रॉन का कार्य था, सेकंड कार्य था हमारा इसका संग्रहण। ये क्या था? संग्रहण। तो संग्रहण से पहले एक और है, एक कार्य है वो है पुनः अवशोषण। देखो पुनः अवशोषण को पहले देखते हैं। पुनः अवशोषण क्या है? तो देखो दोस्तों पुनः अवशोषण यह है कि देखो हमारे जैसे हमारे रक्त में, यानी हमारे रक्त के साथ देखो हमारे रक्त के साथ क्या जाता है? जैसे ग्लूकोज भी जाता है, कुछ आयंस भी जाते हैं, कुछ मिनरल्स यानी खनिज लवण भी जाते हैं, और उसके साथ क्या है? यूरिन यानी उसके साथ मूत्र की मात्रा भी होती है। यानी हमारे रक्त में किन किन की मात्रा घुली हुई होती है? जैसे आयन की मात्रा घुली हुई होती है, ग्लूकोज की मात्रा घुली हुई होती है, और आयन की मात्रा घुली हुई रहती है, और यह सभी यानी खनिज लवण और कुछ मूत्र की मात्रा भी क्या है? हमारे मूत्र में इनकी मात्रा घुली हुई रहती है। अब दोस्तों देखते हैं कि इनका अवशोषण। तो देखो इनका अवशोषण होता है, इनका पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, वो कर लिया जाता है हमारे नेफ्रॉन के द्वारा। देखो नेफ्रॉन में पुनः अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? नेफ्रॉन में देखो दोस्तों पुनः अवशोषण किया जाता है, नेफ्रॉन में होती है कुंडलित नलिकाएं। नेफ्रॉन में क्या होती है? नेफ्रॉन में होती है कुंडलित नलिकाएं। होती है नेफ्रॉन में। तो वो क्या करती है? इनका अवशोषण कर लेती है। देखो कुंडली नलिकाएं कितनी प्रकार की होती है? कुंडली नलिकाएं 3 प्रकार की मानी जाती है। देखो पहली है पीसीटी, दूसरी है डीसीटी और तीसरी है
हेनले का लूप, हेनले का लूप। ये 3 प्रकार की क्या कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। पीसीटी को बोला जाता है, वो बोला जाता है पीसीटी को बोला जाता है समीपस्थ नलिका, समीपस्थ नलिका। और डीसीटी को बोला जाता है दोस्तों दूरस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका। और तीसरा हेनले का लूप है ही। और देखो, और तीसरा हमारा कार्य है, हमारे नेफ्रॉन का कार्य क्या है, संग्रहण करना। यानी मूत्र का क्या होता है, फिर क्या होता है, संग्रहण होता है। और मूत्र का संग्रहण होता है और कुछ समय के बाद हमारे मूत्र मार्ग द्वारा क्या होता है, इसको मूत्राशय या मूत्र मार्ग द्वारा क्या इसको त्याग दिया जाता है। ये दोस्तों हमने देख लिया था, कल देख लिया था। अब देखो, ये हमारे थे वक्र के 3 कार्य या नेफ्रॉन के कार्य। अब दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखो, हमने देखा था कि देखो हमारे पास देखो एक संरचना है, देखो छलनी और कप के रूप में एक संरचना है। तो इनको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, पहले हम बनाते हैं हेनले का लूप। तो देखो हेनले का लूप बनाते हैं, हेनले का लूप बनाते हैं। देखो इसकी आकृति होती है, वो होती है कप के समान, है ना। हेनले के लूप की आकृति होती है कप के समान होती है। तो देखो ऐसे कप बना लिया। उसके बाद में क्या होता है, ऐसे नलिकाएं जुड़ी रहती है। देखो ऐसे नलिकाएं जुड़ी रहती है। और इसके बाद में देखो ये इस प्रकार से क्या है, ये आकृति है, वो हमारे हेनले का लूप। ये किसकी आकृति है, ये है देखो हेनले का लूप। ये आकृति है दोस्तों हेनले के लूप की। अब दोस्तों यदि बात करें ये क्या है, तो देखो ये है बोमेन संपुट, है ना। ये आकृति है वो किसकी है, बोमेन संपुट की, यानी ये है बोमेन संपुट की। अब दोस्तों बात करें पीसीटी की। तो देखो ये अग्र वाला भाग है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पीसीटी, यानी जिसको बोलाता है समीपस्थ कुंडलिका या समीपस्थ नलिका या समीपस्थ कुंडलिका, दोनों में से कौन सा भी बोल सकते हो। तो ये कौन सी कहलाती है, पीसीटी, यानी ये कहलाती है समीपस्थ। और यदि बात करें दोस्तों, यह कहलाती है डीसीटी। डीसीटी का मतलब होता है दूरस्थ नलिका या दूरस्थ कुंडलिका। और उसके बाद में क्या आता है, हेनले का लूप। तो हेनले का लूप ये कहलाता है हमारा हेनले का लूप। और यहाँ होता है दोस्तों, ये हमारी कहलाता है संग्रहण नलिका। और इसके यहाँ से मूत्रवाहिका जुड़ी होती है। और मूत्रवाहिका से क्या होता है, मूत्राशय द्वारा क्या होता है, हमारा मूत्र है वो त्याग दिया जाता है। ये दोस्तों हमारे हेनले के लूप की आकृति है। अगर दोस्तों बात करें तो हमारा देखो रक्त किस प्रकार से फिल्टर होता है, तो देखो इसमें देखते हैं। पहले होती है दोस्तों हमारी रिनल। देखो एक यहाँ से आता है, वो होती देखो, एक होती है रीनल आर्टरी यानी जिसको बोला जाता है वृक्क धमनी। दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे शरीर से नेफ्रॉन में या किडनी में रक्त आता है, तो ये किसके द्वारा लाया जाता है। तो दोस्तों ये लाया जाता है हमारे वृक्क धमनी के द्वारा लाया जाता है। अब दोस्तों जो रक्त आता है, तो इस रक्त में क्या क्या होता है। देखो यहाँ जो रक्त आता है, देखो उस रक्त के साथ देखो कुछ होते हैं, ग्लूकोज होता है, आयन होते हैं, ग्लूकोज होता है, आयन होते हैं, और मिनरल मिनरल होते हैं, खनिज लवण होते हैं। और उसके साथ क्या होते हैं, मूत्र की मात्रा होती है। मूत्र की मात्रा यानी मूत्र में क्या है, यूरिया वगैरह, यूरिन, ये सभी मात्रा क्या होती है, यानी नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड है वो इसमें घुले हुए रहते हैं हमारे रक्त में। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो रक्त आता है, उस यहाँ पर हमारे देखो नेफ्रॉन में क्या होते हैं, नेफ्रॉन में यहाँ हमारे लगे हुए रहते हैं। देखो इस प्रकार से लगे होते हैं,
इस प्रकार से फिल्टर टाइप में लगे होते हैं, फिल्टर टाइप में लगे होते हैं, उनको कहा जाता है, वो कहा जाता है ग्लोमेरुलस फिल्टर। देखो उनको कहा जाता है ग्लोमेरुलस फिल्टर। क्या होते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्टर लगे हुए होते हैं। इन फिल्टर के द्वारा क्या होता है, हमारा रक्त में से अशुद्धियाँ हैं वो क्या आती है, छन जाती है। रक्त में से क्या होती है, अशुद्धियाँ हैं, अशुद्धियाँ छन जाती है। और दोस्तों अशुद्धियाँ छन जाती है, उसके बाद में क्या होता है, जो प्योर रक्त होता है, प्योर रक्त यहाँ से जुड़े होती है हमारी रीनल वेन, यानी हमारी होती है वृक्क शिरा जुड़ी होती है, वृक्क शिरा जुड़ी होती है। और वृक्क शिरा क्या करती है, हमारे शरीर के अंगों तक क्या कर जाती है। देखो एक बार थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखिए अब देखो यहाँ हमने देखा था कौन से लगे होते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्टर, ग्लोमेरुलस फिल्टर। ग्लोमेरुलस फिल्टर क्या करते हैं, हमारे रक्त में से जो अशुद्धियाँ होती है, उनको क्या कर देता है, फिल्टर कर देते हैं। अशुद्धियों को क्या कर देते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्टर कर देते हैं। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, यहाँ से एक देखो वृक्क शिरा जुड़ी होती है। वृक्क शिरा क्या होती है, वृक्क शिरा हमारे वृक्क या किडनी से क्या करती है, रक्त को हमारे शरीर के अंगों तक वापस ले जाती है, यानी शुद्ध रक्त को वापस ले जाती है ना। और इसमें ये रक्त है, ये क्या होती है, प्योर रक्त ले जाती है ना। प्योर रक्त हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अब दोस्तों यहाँ होता है कि जहाँ हम यहाँ पर जब क्या अशुद्धियाँ वगैरह यहाँ आ जाती है। अगर दोस्तों हम बात करें पीसीटी की, देखो पीसीटी तो देखो कुछ है कि देखो हमारे रक्त है, तो हमारे रक्त में क्या होते हैं, कुछ ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, हमारे हेनले के रूप में आ जाती है। तो हमारे देखो 100% ग्लूकोज का अवशोषण, 100% ग्लूकोज का अवशोषण कहाँ होता है, हेनले के रूप में सॉरी पीसीटी भाग में हमारे 100% ग्लूकोज का अवशोषण है वो हो जाता है। और हमारे यहाँ हो जाता है लगभग 95% जल का अवशोषण यहाँ हो जाता है। यानी जो हमारे शरीर में जो आवश्यक जल है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल है, तो उसका अवशोषण है वो पीसीटी भाग में क्या होता है, 95% लगभग अवशोषण हो जाता है। उसके बाद में पीसीटी, डीसीटी, और उसके बाद में क्या होता है, ये आ जाता है जो अशुद्ध है, यानी अशुद्ध जो पानी की अशुद्ध मात्रा है वो क्या हो जाती है, या कुछ नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड है, वो क्या कहाँ आ जाते हैं, वो आ जाते हैं संग्रहण नलिका में। अब दोस्तों बात हुई हमारी कि देखो नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड, तो नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड या नाइट्रोजन युक्त कौन से यौगिक है। तो देखो हमारे मूत्र में जो यौगिक होते हैं, कौन से यौगिक होते हैं मूत्र में, तो देखो मूत्र में आते हैं 95% तो आता है पानी आता है 95%, और 2.6 वो आती है यूरिया। 2.6 क्या आती है, यूरिया। एक बार थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब देखो जो हमारे मूत्र में जो यौगिक आते हैं, तो मूत्र में कौन से यौगिक आते हैं, तो ये हम देख रहे थे। तो देखो ये मूत्र में आ रहे थे 95% क्या आ रहा था, पानी आ रहा था। 2.6 क्या आ रही थी, यूरिया आ रही थी। और 0.4 के लगभग क्या आ रही थी, वो आ रही थी यूरिक अम्ल। और एवरेज 2% के पास में आ रही थी हमारा क्रिटेनिन। ये हमारे क्या आते हैं, हमारे मूत्र में पाए जाने वाले यौगिक की मात्रा थी। यानी हमारे जो हम मूत्र का त्याग करते हैं उसमें इस प्रकार का कंपाउंड है वो पाया जाता है। यानी जो हम मूत्र का त्याग करते हैं उसमें 95% एवरेज है वो पानी माना जाता है, और 2.6 यानी 2.6 माने जाते हैं यूरिया मानी जाती है। और उसमें
उसमें माना जाता है 0.4 है यूरिक अम्ल, और एवरेज है 2% माना जाता है, वो माना जाता है क्रिएटिनिन, यानी क्रिएटिनिन। यह क्या है, हमारे मूत्र के कंपाउंड है। यदि दोस्तों बात करें, देखो यूरिया की हमारे मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है, 2.6% होती है। 2.6% क्या होती है, हमारे मूत्र में क्या होती है, यूरिया की मात्रा होती है। लेकिन दोस्तों जब 2.6 में, यानी जब यूरिया की मात्रा हमारे मूत्र में बढ़ जाती है, यूरिया की मात्रा मूत्र में क्या होती है, बढ़ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, यूरेमिया रोग हो जाता है, यूरेमिया रोग। यानी एक दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जब हमारे मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग हो जाता है। तो जब हमारे मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो हमें यूरेमिया रोग हो जाता है। दोस्तों यहाँ बात हुई है मूत्र की, तो देखो बात करें मूत्र के पीएच की, तो मूत्र का पीएच होता है वो होता है 6, यानी 6, यानी मूत्र का पीएच होता है वो होता है 6, यानी एसिडिक या अम्लीय, एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम होता है हमारे मूत्र का पीएच। और यदि दोस्तों बात करें इसके रंग की, तो इसका रंग होता है वो होता है पीला। अब दोस्तों पीला, हमने देखो रक्त वाले में पढ़ा था कि किसी भी प्रकार के, या किसी को भी रंग देने के लिए किसी न किसी प्रकार के वर्णक का है वो सपोर्ट होता है। तो दोस्तों जब इसका पीला रंग है, तो पीला रंग है किसी न किसी वर्णक का है सपोर्ट है, तो ये किस वर्णक के कारण इसका रंग पीला होता है, वो होता है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम वर्णक के कारण क्या होता है, मूत्र का रंग होता है पीला होता है, मूत्र का रंग पीला होता है। और जब हमारे मूत्र में क्या है, यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, तो हमें रोग हो जाता है वो हो जाता है यूरेमिया रोग हो जाता है। अगर दोस्तों हमारे यहाँ बात हुई थी, देखो रक्त के फिल्ट्रेशन की, रक्त का फिल्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है, रक्त का फिल्ट्रेशन या शुद्धिकरण किया जाता है वो किया जाता है ग्लोमेरुलस के द्वारा, यानी ग्लोमेरुलस के द्वारा क्या होता है, हमारे रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है ग्लोमेरुलस फिल्टर के द्वारा, ग्लोमेरुलस फिल्टर के द्वारा, है ना। तो देखो ग्लोमेरुलस फिल्टर है, इसके द्वारा हमारे रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। लेकिन देखो इसमें एक प्रकार की रेट होती है, वो कौन सी होती है, वो होती है GFR रेट के द्वारा क्या होता है, हमारे रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो देखो इसको बोला जाता है, यदि बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो देखो होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी हमारे रक्त के शुद्धिकरण की ये फिल्ट्रेशन रेट होती है। और यदि दोस्तों ये फिल्ट्रेशन माने तो ये होता है 125 ml पर मिनट, यानी ग्लोमेरुलस फिल्टर के द्वारा 125 ml रक्त है वो 1 मिनट में क्या कर दिया जाता है, शुद्ध कर दिया जाता है। और एवरेज माने दिन का तो लगभग माना जाता है 30 से 40 लीटर लगभग ये क्या कर जाता है, फिल्टर कर देता है। और ग्लोमेरुलस की बात हुई, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, और ये कितनी है, इसकी रेट है 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट, यानी इतनी देर में क्या होता है, इतना शुद्ध कर देता है, यानी ग्लोमेरुलस की बात हुई थी। अब दोस्तों यदि बात करें आगे बात करें, तो दोस्तों यदि हमारे रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है वो होता है हमारे किडनी के द्वारा ना, किडनी के द्वारा। ये दोस्तों बात हुई कि किडनी की, यदि हमारी किडनी डैमेज हो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों यदि हमारी किडनी डैमेज हो जाती है तो क्या हो जाता है, तो हमें कृत्रिम किडनी के द्वारा क्या होता है, कृत्रिम किडनी लगा जाते हैं। और कृत्रिम किडनी के द्वारा क्या हो जाता है, कृत्रिम किडनी के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, यानी कृत्रिम किडनी के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डायलिसिस, यानी कृत्रिम रक्त का शुद्धिकरण है तो वो कहलाता है, क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक देख लिया। अब दोस्तों आज तक हमने देखा। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट क्या बनते हैं, देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं कि हमारे वक्र में या हमारी किडनी में रक्त है वो लाती है कौन सी धमनियाँ, कौन सी शिरा लाती है। तो देखो जो हमारे किडनी में लाती है तो वो लाती है वृक्क धमनी है, हमारे किडनी तक रक्त लाती है। ये दोस्तों आप बहुत एग्जाम में देखने को कुछ मिलता है कि
किडनी तक रक्त लाने वाली धमनी कौन सी है? तो वो कौन सी है? वृक्क धमनी, वृक्क धमनी। और आगे क्वेश्चन बनता है कि हमारे रक्त का शुद्धिकरण किन के द्वारा किया जाता है? तो हमारे रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, वो किया जाता है ग्लोमेरुलस फिल्टर के द्वारा। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस फिल्टर एक प्रकार के छलनी के रूप में कार्य करती है, जो क्या कहते हैं अशुद्धियों को क्या कर जाती है? अशुद्धियों को छान देती है। जैसे हमने पढ़ा था कि चाय, जो देखो चाय बनाते हैं तो चाय को ऐसे थोड़ी ना पीते हैं, चाय को देखो छलनी के द्वारा उसकी पत्ती को अलग करके फिर क्या जो हमारे लिए उपयोगी है उसी का हम यूज करते हैं। उसी प्रकार से क्या कहता है ग्लोमेरुलस फिल्टर क्या करते हैं, उसमें से नाइट्रोजन युक्त या जो अशुद्धियाँ हैं उनका क्या कहा जाता है? फिल्टर कर दिया जाता है। और वो फिल्ट्रेशन रेट क्या कहलाती है? GFR यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी एवरेज कितनी मानी जाती है? वो मानी जाती है 125 ml पर मिनट। 125 ml है वो, देखो एवरेज माने ना, तो देखो ये हमारी किडनी रक्त का शुद्धिकरण है वो फेफड़ों से 5 गुना तेजी से करती है, 5 गुना तेजी से। अब देखो दोस्तों, यदि बात करें फेफड़ों की, तो फेफड़ों में क्या होता है? फेफड़ों में देखो, फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होता है, प्योरिफिकेशन होता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है? फेफड़ों के द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हीमोग्लोबिन बना लेती है और हमारे क्या है शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचा देती है। तो वो क्या, जिससे हमारे ग्लूकोज का क्या अपघटन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है? त्याग दिया जाता है। तो वो वहाँ पर भी क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है, रक्त का प्योरिफिकेशन होता है ना। और यदि बात करें दोस्तों रक्त के प्योरिफिकेशन की, तो वो तो करता है हमारा फेफड़े, रक्त का प्योरिफिकेशन फेफड़े करते हैं। और बात करें रक्त के फिल्ट्रेशन की या पृथक्करण की बात करें तो वो करती है हमारी किडनी। और ये क्या करती है? फेफड़ों से क्या 5 गुना अधिक है वो फिल्टर करती है। और ये दोस्तों हमने देख लिया था कि हमारे जब किसी की किडनी है, वो किडनी जो खराब हो जाती है तो कृत्रिम किडनी लगाई दी जाती है, या कृत्रिम जो इसका मूत्र का प्यूरिफिकेशन होता है या हमारे रक्त का प्यूरिफिकेशन होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? डायलिसिस कहलाते हैं। तो दोस्तों उत्सर्जन तंत्र को आज हम यही विराम देना चाहते हैं। और यदि दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।